आज मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में सुभद्रा कुमारी चौहान एवं आरसी प्रसाद सिंह की जयंती समारोह बेबाधारित आयोजित की गई है। इस समारोह से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज दो दिवंगत साहित्यकारों की जयंती है, सुभद्रा कुमारी चौहान एवं आरसी प्रसाद सिंह। इसमें इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। आज के विशिष्ट वक्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। हमारे दो विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना। स्वागत भाषण करेंगे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। यह समारोह हमारे निदेशक श्री सुमन कुमार की देखरेख में संपन्न होता है। वे एक साहित्य प्रेमी हैं और साहित्य के प्रति काफी रुचि लेते हैं। आज दो साहित्यकारों की जयंती है। मैं चाहूंगा कि कुछ शब्दों में उनके बारे में बोलूं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थीं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 4 बहनें और 2 भाई थे। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ विवाह के बाद वे जबलपुर आ गई थीं। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली वह प्रथम महिला थीं। वे 2-4 बार जेल भी गई थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। इसे हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने प्रकाशित किया है। वे एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम की सेनानी भी थीं। डॉक्टर मंगला अनुजा की पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान उनके साहित्यिक और स्वाधीनता संघर्ष के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही स्वाधीनता आंदोलन में उनके कविता के जरिए नेतृत्व को भी रेखांकित करती है। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनकी कई रचनाएं हैं जिसमें झांसी की रानी, कदम का पेड़, मेरा नया बचपन, वीरों का कैसा हो बसंत, यह बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता है। झांसी की रानी में उन्होंने लिखा, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी और भी कविताएं हैं। कदम का पेड़, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी, तुम 2 पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाड़ी। मेरा बचपन शीर्षक कविता भी बहुत ही प्रसिद्ध है।
बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना और फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। उनकी अनेक कविताएं बहुत ही भावात्मक लगती है। वे स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थीं और आजादी की लड़ाई में उनका योगदान रहा है। हिमकर की शीतल किरणों से लगे बरसने अंगारे, टूट टूट कर बिखर पड़े पृथ्वी पर नभ के तारे। रहा न एक बूंद जलधि में हो शीतल रवि की ज्वाला, दिव्यमान सा चमक उठे रजनी का अंचल काला। किंतु राणा संगा का वंशज बन सकता है दास नहीं, विचलित कर सकता है उसको भय त्रास उपहास नहीं। हटो हटो रोको मत मुझको अपनी साध मिटाने दो, मां स्वतंत्रता के चरणों में हंसकर शीश कटाने दो। हमारे वीरांगनाओं में एक सुभद्रा कुमारी चौहान भी आती हैं। हम उनके जन्मदिन पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। दूसरे साहित्यकार आरसी प्रसाद सिंह हैं। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1911 ईस्वी में समस्तीपुर जिला के एरोत गांव में हुआ था। आरसी प्रसाद सिंह छायावाद काल में हिंदी गीत की राग दीप्त चेतना के मूर्धन्य कवि थे। आरसी बाबू ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में भी रचनाएं की हैं और मैथिली भाषा और साहित्य को समृद्ध किया है। इन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा गया है। साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में लेखन कार्य किया है। आरसी बाबू को साहित्य अकादमी दिल्ली, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद तथा बिहार राजभाषा विभाग ने समय समय पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। उनकी कविता जीवन का झरना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। मर जाना है रुक जाना ही निर्झर या धड़कड़ कहता है। महाकवि आरसी प्रसाद के बारे में अपनी अभिव्यक्ति में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि आरसी का काव्य मर्म मूल से प्रलंब डालियों और पल्लव पत्र पुष्पों तक जैसा प्राण रस संचारित करता है, अब अन्यत्र दुर्लभ है। आरसी जी की प्रथम कविता आजकल नाम से 1937 में प्रकाशित हुई। अगले वर्ष 1938 में द्वितीय काव्य कृति कलापी के प्रकाशन से तो संपूर्ण हिंदी जगत में आरसी जी के नाम की धूम मच गई। फिर आरसी के जीवन में यौवन की सार्थकता को सिद्ध करती जीवन और यौवन नई दिशा, 5 जन, इंद्रदास खंड काव्य है, प्रेम गीत, द्वंद्व समास, संजीवनी, आरण्यक, उदय, पूर्णोदय महाकाव्य का प्रथम खंड है, वीरवन कुंवर सिंह महागाथा काव्य है, रजनीगंधा काव्योपन्यास, युद्ध असंभावी है, मैं किस देश में हूँ, चाणक्य शिखा, बदल रही है हवा, आस्था का अग्निकुंड आदि काव्य कृतियां उनकी प्रकाशित हुई हैं। आरसी बाबू हमारे बीच जो साहित्य कृति छोड़ गए हैं उनसे हम काफी लाभान्वित हैं। हम उनके जन्मदिन पर शत शत नमन करते हैं। अब मैं श्री अनिल कुमार लाल उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को स्वागत भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। मंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित भद्रा कुमारी चौहान एवं आरसी प्रसाद सिंह जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण डॉक्टर उषा सिंह जी, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग
पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर रीता सिंह जी विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग AN कॉलेज पटना, डॉक्टर प्रमोद जी राजभाषा पदाधिकारी एवं इस वेबिनार से जुड़े समस्त श्रोतागण, आज के इस जयंती समारोह के पावन अवसर पर विभाग की ओर से समस्त महानुभावों का, विशेषकर समारोह के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, डॉक्टर उषा सिंह जी, डॉक्टर रीता सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भद्रा कुमारी चौहान एक विश्व प्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग प्रहरी रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात उन्होंने अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचनाएं की। का पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ, जबकि पहला कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932। मुकुल तथा बिखरे मोती पर उन्हें अलग अलग सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम काव्य रचना की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। उनकी मृत्यु पर माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, भद्रा जी का आज चल बसना प्रकृति के पृष्ठ पर ऐसा लगता है मानो नर्मदा की धारा के बिना तट के कोने तीर्थों के सारे घाट अपना अर्थ और उपयोग को बैठे हो। दूसरे साहित्यकार आरसी प्रसाद सिंह एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांगीकार थे। उन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। वे हिंदी और मैथिली भाषा के एक ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा एक दिलचस्प रहा है। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं आजकल कलापी, जीवन और यौवन, सोने का झरना, नंददास आदि। कहानी संग्रह में प्रमुख हैं पंचपल्लव, एक प्याला चाय, आंधी, आंधी के पत्ते आदि। माटिक द्यूब, मेघदूत, सूर्यमुखी मैथिली में लिखी इनकी काव्य कृतियां हैं। मैथिली काव्य कृति सूर्यमुखी के लिए उन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नामवर सिंह ने माना है कि आरसी बाबू का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे भाषा अश्व के बहुत ही कुशल सवार है। आरसी बाबू की कविता हमारा देश की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर युग ने हमारा चित्र बहुरंगा। उदय का फिर दिवस आया, अंधेरा दूर भागा है, इसी मधुरात में सोकर हमारा देश जागा है। नया इतिहास लिखता है हमारा देश तन्मय हो, नए विज्ञान के युग में हमारे देश की जय हो। अखंडित एकता बोले हमारे देश की भाषा, हमारी भारती से है हमें यह अभिलाषा। दोनों साहित्यकारों पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच विद्वान वक्ता उपस्थित हैं। हम लाभान्वित होंगे। आप सबका अभिनंदन और आभार। नमस्कार। अभी हमारे बीच श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राजभाषा विभाग, स्वागत भाषण कर रहे थे। स्वागत भाषण के क्रम में उन्होंने दोनों साहित्यकारों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है। उनका यह साहित्य प्रेम, उनकी विद्वता उनके स्वागत भाषण से झलक पड़ा है। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। पहले डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, AN कॉलेज पटना, जो सुभद्रा कुमारी चौहान पर अपना वक्तव्य देंगी, मैं उन्हें को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाल ही में हमारा आजादी का अमृत महोत्सव
स्वतंत्रता दिवस बीता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कितनी माताओं ने अपनी गोद को, कितनी बहनों ने अपने रक्षाबंधन के पावन त्योहार को, और कितनी पत्नियों ने अपनी मांग की सिंदूर को हंसते हंसते स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदी पर चढ़ा दी थी। वही सुभद्रा कुमारी चौहान जो आजादी की दीवानी थी और कई बार जेल गई थी, उनके बारे में मैं बृहद रूप से डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना से सुनूंगा। मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना को सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सत्यनारायण जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, विशिष्ट वक्ता हमारी उषा दीदी, उषा सिंह जी, हम लोग मिले बार बार, उन्हें मैं नाम बहुत बार सुनी और एक दो जगह मिली भी हूँ, तो प्रत्यक्ष परिचय ना होते हुए भी वो हमारी उषा दीदी हैं, तो उनका विशिष्ट वक्ता के रूप में उनका नाम मैं ले रही हूँ। उषा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज मुझे सुनेंगी। निदेशक महोदय श्री सुमन कुमार जी, उप निदेशक महोदय श्री अनिल कुमार लाल जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, जिन्होंने मुझे राजभाषा से लगातार जोड़ा, श्री विजय कुमार शानिल जी, और समस्त उपस्थित विद्वतजन सभी को सादर प्रणाम। आज हम जिन दो महान विभूतियों का हम दोनों लोगों ने श्री अनिल कुमार लाल जी से और प्रमोद कुमार महोदय से जो हमने सुना, उनके बारे में डॉक्टर प्रमोद कुमार महोदय जी का भी मैं स्वागत करती हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने बार बार मुझे फोन कर लगातार बताया कि कैसे कैसे शेड्यूल चलेंगे और कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो उनका भी बहुत स्वागत और उनका बहुत विशेष धन्यवाद। आज हम दो महान साहित्य विभूतियों के जन्मोत्सव को मना रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और आरसी प्रसाद सिंह। इन दोनों की जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। इन दोनों महान विभूतियों को सादर श्रद्धांजलि और नमन करती हूँ। राजभाषा विभाग को मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जाने अनजाने मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान पर बोलने का जो मौका मिला है वह मेरे लिए अद्भुत है, क्योंकि वह मेरी बहुत ही प्रिय रचनाकार हैं। बहुत उनकी, वो सभी की प्रिय रचनाकार होंगी, लेकिन मैं विशेष तौर पे वो हमारी प्रिय हैं, क्योंकि जब मैं कक्षा 7वीं में थी और पहली बार मुझे मंच पर नाटक करने का मौका मिला था, एक एकांकी करने का मौका मिला था, और वह एकांकी सुभद्रा कुमारी चौहान के झांसी की रानी कविता पर आधारित था। और वहां पर चयन हो रहा था, लड़कियों का चयन हो रहा था कि कौन कौन सा पात्र निभाएंगी। मंच पर तो काव्य पाठन ही होना था, लेकिन एक बड़ा विशाल सा पात्र चयन हुआ था और एक बहुत खूबसूरत नाटिका के रूप में उसे आकार दिया गया था। और मैं, कोई संवाद नहीं, कुछ नहीं, मैं चुनी गई थी उनकी सेना के रूप में, झांसी की रानी की सेना के एक प्रतिनिधि के रूप में। और उस समय 7वीं कक्षा की एक लड़की, और उसे बनाने को मिला तलवार। हम लोगों ने क्लासरूम में बैठी और पूरा तलवार बना रही थी, तो हम लोगों ने अपनी कॉपी के पूंट को उखाड़ा, उसे तलवार का आकार दिया, और फिर उसमें हम लोग वो जो अल्युमिनियम वाला फाइल आता था चमकीला सा, उसे लपेट कर एकदम चमचमाता हुआ, लपलपाता हुआ हम लोगों ने उसे मोड़ कर ऐसे लप 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 कर ऐसे हम लोग चलाते थे, तो उसमें लप लप आवाज करे, इस तरीके से बड़ी कोशिश कर हम लोगों ने वो तलवार बनाई थी। और वह तलवार और वह झांसी की रानी के जो शब्द थे कविता के, वह आज भी हमारे अंदर गूंजते हैं।
उस मंच से आज भी झांसी की रानी हमारे अंदर जीवित हो उठती है। हजारों हजार ऐसी लड़कियों को, ऐसे महिलाओं को सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी बनाया और उस सुभद्रा कुमारी चौहान पर आज मुझे बोलने का मौका मिला है तो सचमुच मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत आनंदित हूँ और राजभाषा विभाग का बारंबार आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें यह मौका दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चा होते हुए अभी जो बातें आई कि 16 अगस्त 1940 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने आजादी के से जुड़े हुए कविताओं को लिखा और उस समय ही, वह समय ही राष्ट्रीय चेतना का समय था, आजादी का काल था और जो साहित्यकार लिख रहे थे उन साहित्यों में आजादी की हुंकार थी, उन कविताओं में वीरों के लिए हुंकार थी और यह चीज सुभद्रा कुमारी चौहान के भी रचना संसार में दिखने को मिलता है। उन्होंने 2 काव्य संग्रह जो मुकुल और त्रिधारा उनके काव्य संग्रह हैं और उनकी कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्र नाम से जो प्रकाशित है उसमें प्रायः जगह हमें उनकी यह जो आजादी के स्वर हैं, जो सामाजिकता के स्वर हैं, वह सब देखने को मिले हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी ने जो अभी चर्चा की उनकी काव्यांशों की, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, या फिर उन्होंने जो चर्चा की बचपन के उनके बचपन अपने मेरा नया बचपन पर जो उन्होंने लिखा, बार बार याद आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो ये सारी जो कविताएं हैं और फिर वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार है उदती करस्ता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये जो उनकी ओजपूर्ण कविताएं हैं, यह हम सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इनको, हम लोग जब भी सुभद्रा कुमारी नाम सामने आएगा, ये सारे काव्यांश सामने आएंगे, ये सारे शब्द सामने आएंगे। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चित्रों में रानी, जो वो बचपन की करती हैं और फिर वर्तमान का जब वो लेकर आती हैं कि मैं ईश्वर से जो वो बोलती हैं कि मैं अछूत हूँ, तुम्हारे मंदिर में नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी यह न समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। तो ये सारी जो विरोचित तेजों में शब्द संसार है, लेकिन मैं जो जहां लेकर जाना चाहती हूँ उनको, उनके रचना संसार को, वह उनका था इस संसार से भी अलग एक खूबसूरत संसार, स्त्री मन का संसार, स्त्री मन की संवेदना का संसार, स्त्री धर्मिता का संसार, स्त्रीत्व का संसार। उनकी कहानियों में जब हम जाएंगे तो वहां पर जाकर हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे स्त्री पात्र को जिया। अगर आज के वर्तमान संदर्भ को देखें और उनके जो 1931 में जिस रचनाओं को वो रच रही थी उसको देखें तो देखेंगे आप कि उस समय जो रची जा रही थी आज वो बहुत व्यापकता में हमारे सामने है, बहुत विशाल रूप में वह समस्या हमारे सामने है और हमें उनकी कहानियों से, उनकी कथाओं से, जो उन्होंने उस समय लिखा और अगर उस पर ध्यान दिया गया होता, साहित्य में उनकी उन रचनाओं की व्याख्या की गई होती, उसको हमारे सामने लाया गया होता, तो शायद आज जो विभत्स स्थिति हमारे परिवार की है, गृहस्थ आश्रम की है, उस पर बहुत कुछ सकारात्मक पहल हो सकती थी। उन्होंने बिखरे मोती में, जो बिखरे मोती उनके कथा संग्रह है, उनकी भूमिका में उन्होंने लिखा है, उनके ही ये शब्द हैं, बीच बीच से मैं ली हूँ।
मैं ये बिखरे मोती आज पाठकों के सामने उपस्थित करती हूँ। ये सब एक ही सीप से नहीं निकले हैं। रूढ़ियों और सामाजिक बंधनों की शिलाओं पर अनेक निरपराध आत्माएं प्रतिदिन ही चूर चूर हो रही हैं। मैंने उन्हें बटोरने का प्रयत्न किया है। मेरे इस प्रयत्न में कला का लोभ है और यह ध्यान देना है, और अन्याय का क्षोभ है। अन्याय का क्षोभ यहाँ पर सिर्फ अन्याय का क्षोभ, उन्होंने राज सत्ता के प्रति अन्याय के क्षोभ की बात नहीं की है। उस समय जो आजादी का समय था और अंग्रेजों के जो विवत्स घटनाएं चल रही थी, उनके क्षोभ की चर्चा नहीं की है। आगे उन्होंने लिखा है, यह समाज और गृहस्थी के भीतर जो घात प्रतिघात निरंतर होते रहते हैं, उनकी यह प्रतिध्वनियां मात्र हैं। उनकी इन कहानियों में समाज जो हमारा उस समय का वर्तमान समाज था, एक संघर्ष आजादी के लिए चल रहा था, एक संघर्ष वहां पर चल रहा था कि हमारा भारत स्वतंत्र हो, और वो जेल जा रही थी, वह उनके लिए संघर्ष कर रही थी, वह वीरोचित तेजों में शब्द संसार से युवाओं को, वीरों को जागृत कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में एक पीड़ा भी थी, वह गृहस्थ आश्रम को भी देख रही थी, वह उस समय के पारिवारिक संसार को भी देख रही थी, और उनको भी वो रच रही थी, और उनकी प्रतिध्वनियों को भी वह अपने कहानियों में ला रही थी। मैं कुछ उनकी 2-4 प्रतिनिधि कहानियों की चर्चा करूंगी। एक पहली कहानी जो मैंने उठाया, उनका अंगूठी की खोज। अंगूठी की खोज कहानी में 3 पात्र हैं, यशोदा, बिरजांगना और योगेश। ये पूरे गृहस्थ आश्रम की संरचना पर, मैंने जितनी भी कहानी अभी उठाई है वह गृहस्थ आश्रम की संरचना पर है, क्योंकि उनके जो आपके आजादी वाले हैं वो उस पर बहुत चर्चाएं हम लोग करते हैं, और अभी भी हमारे दोनों ही संचालक महोदय ने भी, और धन्यवाद करने के लिए आए हमारे उपनिदेशक महोदय ने भी उसकी चर्चा की। तो मैं थोड़ा सा उससे अलग उनके रचना संसार में लेकर चलना चाहती हूँ, उनकी कुछ कहानियों के माध्यम से। उन्होंने अंगूठी की खोज एक बड़ी सुंदर, बहुत खूबसूरत कहानी लिखी। उस कहानी में 3 पात्र, यशोदा, बिरजांगना और योगेश। योगेश मूल में है। योगेश बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे शिक्षा से बहुत प्रेम है, लगातार वो किताब कॉपी में लगातार रहता है, लगातार पढ़ता रहता है। पारिवारिक संरचना के तहत उनकी शादी जो है एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो पढ़ी लिखी नहीं है। योगेश कोशिश भी करते हैं कि उसे पढ़ाया जाए, यशोदा को पढ़ाया जाए और आपके समकक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अपने समकक्ष लाया जाए, वह ला नहीं पाते हैं, और इससे दुखी होकर वो घर से लगातार बाहर रहते हैं, कभी पार्क में सोते हैं, वो घर से विमुख हो जाते हैं, पत्नी से अलग हो जाते हैं। उस पत्नी के प्रति वो अपनी कोई जिम्मेदारी न निभाकर वो अपने जीवन में, अपने संसार में जीने लगते हैं, और प्रायः एक पार्क में जाकर सोने लगते हैं। एक दिन उसी पार्क में 6-7 महिलाएं घूमते टहलते हुए आती हैं और अपने आधुनिक होने के प्रमाण के साथ वहां बातचीत कर रही होती हैं। बातचीत करने के क्रम में जहां योगेश लेटा हुआ होता है, वहीं पर वो लोग बैठकर बातचीत करती हैं, और वहीं पर एक बिरजांगना की अंगूठी, हीरे की अंगूठी वहां गिर जाती है। सभी महिलाएं खोजने लगती हैं और योगेश भी उसमें उठकर खोजने का उपक्रम करता है, बताता है, पूछता है, और फिर वो भी खोजता है। रात का समय है, 10 बज गया है। योगेश कहता है कि आप लोग घर जाओ, मैं खोजकर सुबह अंगूठी पहुंचा दूंगा। और उसमें जब बिरजांगना की चर्चा होती है तो चर्चा यह होती है, उसके मन में आता है कि इसकी बहुत सारी जो नकारात्मक बातें हैं वह समाज में है। सुबह उठकर वह बिरजांगना के घर में जाता है, अंगूठी मिल जाती है, अंगूठी देता है, और फिर उस घर से उसकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है। वह घर बहुत खूबसूरत है, गृहस्थ आश्रम के सबसे सुंदर आदर्श में है। वो पति पत्नी बड़े आनंद में रहते हैं, सब कुछ है।
योगेश जो अपनी पत्नी से विमुख है, लगातार उस घर से संपर्क उसका बढ़ता चला जाता है और बिरजांगना के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाता है। बिरजांगना को ये पता नहीं है। वह एक दोस्त की भांति, सहज स्त्री की भांति एक उसको अपने यहाँ आमंत्रित करती है, उसका स्वागत करती है, सब चीज करती है। और एक दिन रात में होता क्या है कि बिरजांगना के पति नहीं होते हैं घर में और यह वहां पर जाता है, पढ़ता है, बातचीत करता है, दोनों सहज है। बिरजांगना सो जाती है, यह पढ़ता रहता है और पढ़ते पढ़ते उसकी वासना जागृत होती है, जो कई दिनों से जागृत हो रही है, और उन लोगों का संपर्क हो वो जबरदस्ती बिरजांगना से करता है। उन लोगों का संबंध, शारीरिक संबंध होता है। और रात में ही वो आता है वापस घर, और घर वापस आने पर वह शहर छोड़कर जाने की तैयारी करता है। पत्नी को कहता है कि मैं यह शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। और उसी समय उनके घर से, बिरजांगना के घर से उनका नौकर आता है और इनको बोलता है कि आपको बाबू साहब बुला रहे हैं, चलिए। इसके मन में भय आता है कि क्या बात हो गई, और वहां जाता है और वहां बिरजांगना अपनी जिंदगी को खत्म कर चुकी होती है। और यहाँ उसके बाद योगेश शहर छोड़ देता है और संतों की तरह, साधु की तरह, विक्षिप्त की तरह जीवन यापन करने लगता है। यह एक कहानी उनकी है जो गृहस्थ आश्रम के कैसे टूटते हैं और किस प्रकार अनमेल विवाह, जो प्रेमचंद के विवाह को वहां निर्मला के पास जाए तो कैसे अनमेल विवाह टूट रहा था, ऐसे ही संवेदना की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान भी लिख रही थी और वह प्रत्यक्ष लिख रही थी। उनकी वही दूसरी कहानी फिर आती है अनुरोध। अनुरोध में बीना, निरंजन और बीना निरंजन की पत्नी, वहां भी वही 3 पात्र हैं। और 3 पात्रों में निरंजन की पत्नी गांव में या दूसरे शहर में रह रही है। निरंजन कुछ काम करने के लिए बीना के शहर में आया है और बीना के संपर्क में है। बीना उसके प्रति आकर्षित होती है और बार बार अपने काम करने के क्रम में उसको रोकती जाती है। अंत में निरंजन अपनी पत्नी का पत्र उसे दिखाता है और पत्नी का पत्र पढ़कर बीना समझ जाती है कि इन्हें, क्योंकि वह भी, बीना भी पति पत्नी वो विवाहित स्त्री है, तो वह निरंजन को रात भर वो जगती है, अपने काम करती है, उसे काम दिखाती है। लेखन का, अनुवाद का काम था। और फिर उसे कहती है कि आप लौट जाओ। यह एक संदेश है, टूटते हुए घर को बचाने का संदेश सुभद्रा कुमारी ने दिया है कि एक स्तर पर निरंजन को भी कैसे कंट्रोल रहना है, बीना को भी कैसे कंट्रोल रहना है, अगर ये कैसे नियंत्रित रहना है। और अगर इस कहानी पर विमर्श हुए तो आज जितना परिवार विघटित हो रहा है वहां पर एक संदेश जा सकता है कि विघटन को कैसे हम आत्मनियंत्रित होकर रोक सकते हैं। एक वैसी ही कहानी है अभियुक्ता। अभियुक्ता में उसकी पात्र रहती है चुन्नी, वह भिखारी रहती है। एक वकील साहब जब देखते हैं अपने घर के पास वह भिखारिन को देखते हैं कि सारे लोग तंग कर रहे हैं, तो वो अपने घर में उनको लाकर रखते हैं, काम करने के लिए देते हैं। और एक दिन रातों रात वह चुन्नी उस घर को छोड़कर भाग जाती है। वकील साहब उस पर केस कर देते हैं कि उसने एक सोने का चेन मेरा चुराया है और वो चेन लेकर गई है। कोर्ट में पुलिस पकड़ कर लाते हैं। पुलिस पूरा अपना बताता है कि मैंने उसके कमर से ये चेन पकड़ा है, पूरा चेन की व्याख्या होती है, गवाही आते हैं, सारे समाज की स्थितियां देखिए, बड़ा खूबसूरत। यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है, न्यायालय की स्थिति जैसे चल रही है, उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस खूबसूरती से चीजों को लिखा। गवाही चलती है तो सोना का व्यापारी आता है, कारीगर आता है, सारे लोग आते हैं और सारे लोग आकर गवाही देते हैं कि यह सोने का चेन ये वकील साहब ने मेरे यहाँ ही बनवाया है और यह उनका ही है। यह सिद्ध हो जाता है।
लड़की से जब पूछा जाता है, वो घृणा से वकील साहब को देखती है, बोलती है कि मैं भागी थी। क्यों भागी थी? कि जिस चीज से इन्होंने हमें बचाया था उसी के कुकृत्य करना ये मेरे साथ चाहते थे, मगर कौन सुनने को तैयार है। उससे प्रमाण पूछा जाता है कि कैसे तुम सिद्ध करोगी कि ये सोने का, और वो कहती है ये सोने का चेन मेरा ही है। तो कैसे सिद्ध करोगी ये सोने का चेन है, तुम्हारा है, कोई प्रमाण है? वो बोली यह चेन ही बताएगा कि यह मेरा है। और चेन उसके हाथ में लाया जाता है, उसमें एक लॉकेट होता है, बहुत कठोर लॉकेट। लोगों को लगता है ये हार्ट का शेप लिया हुआ लॉकेट बहुत ठोस है, लेकिन वो ऐसे दबाती है और खुल जाता है। और वह मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जजमेंट कर रहे मजिस्ट्रेट साहब के सामने वह लॉकेट दिखाती है। और उस लॉकेट को देखते ही मजिस्ट्रेट साहब अचंभित रह जाते हैं। उसमें 20 साल के एक नौजवान की तस्वीर है, और उस तस्वीर को देखते ही मजिस्ट्रेट साहब अपने पुराने समय में चले जाते हैं, अपने कॉलेज के जमाने में चले जाते हैं। और एक दुकान था जहाँ भोजन दिया जाता था, याद आता है वहां कि वह एक दिन वहां भोजन कर रहे थे और उस दुकान के मालिक को नहीं थे और उनकी बिटिया के साथ उनके प्रेम संबंध बने थे। और आज वही बच्ची यहाँ इस साकार रूप में देख रही है। वह बोलते हैं कि यह बच्ची निरपराध है, और ऐसे कुर्सी से खड़े हो जाते हैं जैसे उन्हें डंक मारा हो, और वहां से चले जाते। यह जो हमारे समाज की विद्रूपता है, जो हमारे समाज के उस समय से ही आज भी हजारों हजार ये घटनाएं हर जगह दिख रही हैं। जो भी समाज में काम कर रहे होंगे, साहित्यकार जो समाज की परिस्थितियों को देख रहे होंगे, इन चीजों को अगर सूक्ष्मता से देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि आज कैसे घर परिवार टूट रहा है, कैसे ये सब सारी चीजें जीवंत हो रही हैं। यह उनका था। और एक अंतिम कहानी मैं लेना चाहूंगी उनकी, उसके बाद कंक्लूड करेंगे हम। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसमें एक लेकर जा रही हूँ, असमंजस। असमंजस में उसकी जो नायिका है कुसुम, वो पढ़ी लिखी बहुत ही उच्च घराने की लड़की है। एक गरीब घर का लड़का, कॉलेज में उसके साथ दोस्ती होता है, उसके माता पिता नहीं है, तो वो अपने प्रेम निवेदन नहीं कर पाता। और प्रेम निवेदन जब नहीं कर पाता है तो उसकी शादी दूसरे जगह हो जाती है। ये लड़का वह शहर छोड़कर दूसरे जगह पढ़ने चला जाता है, एक कॉलेज में प्रोफेसर हो जाता है। उसका शादी करने का मन नहीं करता है, वो शादी नहीं कर रहा होता है। फिर घूमते फिरते उसको कुसुम के शहर की हमेशा याद आती है और कुसुम के शहर में आता है। और जब उस कुसुम के शहर में आता है तो वह कुसुम के शहर में कुसुम से मिलता है और देखता है कि वह बिल्कुल सादे रूप में है, कहीं से भी सुहाग के कोई चिन्ह नहीं है। और तब उसे पता चलता है कि वह शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो चुकी थी। इनके मन में प्रेम उमड़ता है, भाव उमड़ता है, लेकिन चूंकि ये सज्जन पुरुष हैं तो ये बोलते नहीं हैं। फिर एक दिन मिलना जुलना चलता रहता है और फिर एक दिन वो बोलते हैं, अपना प्रेम निवेदन करते हैं कि हम लोग नया जीवन जी सकते हैं। और कुसुम कहती है, क्या प्रेम का अंत कहानियों की तरह विवाह में ही होना आवश्यक है? क्या प्रेम का अंत सभी कहानियों की तरह विवाह में ही होना आवश्यक है? मैं अपने माता पिता और पति के सम्मान को नहीं खत्म होने दूंगी। और जरूरी नहीं कि हर प्रेम संबंध, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन हर प्रेम संबंध का अंत कहानियों की तरह विवाह पर होना संभव नहीं है। कहानी का नायक बसंत का मन यह मानता नहीं है, वह जवाब ढूंढ भी नहीं पाता, वह दबाव भी नहीं डाल पाता, वह वहां से निकल जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ पर
एक तरफ सुभद्रा कुमारी चौहान चुन्नी को लेकर आती हैं, वह संघर्ष करती है, वह बिरजांगना को लेकर आती हैं, लेकिन वह भी यहाँ एक तरफ चुन्नी संघर्ष कर अपने अस्तित्व को कायम करती है, दूसरी तरफ बिरजांगना मौत को आरोहण करती है, और तीसरी तरफ कुसुम अपने उस जीवन को स्वीकार करती है जो वैधव्य में उसे मिला है। यह तीन एक ही स्त्री विमर्श की कहानियां हैं, मगर निर्णय तीनों स्त्रियों के अलग अलग हैं। वर्तमान में सुभद्रा कुमारी चौहान को ने ये सारे प्रश्न एक तरह से हम लोगों के सामने ये प्रश्न छोड़ दिया है। उन्होंने कहीं भी जवाब नहीं दिया है, जो जैसी परिस्थिति थी वैसी परिस्थिति को सामने रख दिया है। तत्कालिक सामाजिक जो परिस्थितियां थी, जो ताना बाना था, शायद उस ताना बाना में एक स्त्री की मृत्यु ही संभव थी, तो शायद वह यथार्थ रहा होगा, यही सत्य रहा होगा वहां का, तो उन्होंने वह दिखाया। विधवा स्त्री खुलेआम उस तरीके से विवाह नहीं कर, जबकि सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को जाएंगे तो वो आजादी के लिए संघर्ष की। वह एक जमींदार परिवार की बेटी होते हुए भी उन्हें पति के रूप में बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व मिला, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व का बहुत परिष्कार किया। वह जेल भी गई, वह गांधी जी के आदर्शों में जीवन यापन को किया, लेकिन एक तरफ महिला का जब विमर्श आया तो उन्होंने सिर्फ यथार्थ को सामने रख दिया। उस समय भी इसका जवाब नहीं मिला, और आज भी जो महिलाएं इस तरह के ताप में, इस तरह की तपाग्नि में जल रही हैं, आज भी उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कोशिश की, उन्होंने जो प्रयास किया, उन यथार्थ को सामने रखकर समाज के सामने चीजों को डालने का, कि साहित्यकार कौन पढ़ेगा इस साहित्य को, साहित्यकार पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे इसको, जो शब्द संसार को समझने के योग्य होंगे। उनका जन्म उत्सव मनाना तभी सार्थक होगा जब उनके इन कहानियों के यथार्थ को समझकर हम उस पर कार्य करें, उनके इस चीजों को प्रासंगिक रूप में सामने लाएं, उनकी प्रासंगिकता को, जो उन्होंने बड़े सूक्ष्म में, कविताओं में भी बहुत सारी उन्होंने इस तरह की चीजें लिखी। स्त्री हृदय के दर्द को, वेदना कविता उनकी है जिसमें उन्होंने अपनी वेदना को बड़ा सरल रूप में लिखा। तो इन पर विमर्श को बढ़ाना होगा, और वर्तमान में जो ये समस्याएं चल रही हैं, ऐसी एक आज भी देख लीजिए, आज भी हमारे राष्ट्र की जो स्थिति है, वीरों का कैसा हो बसंत आज के लिए भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे देश में वीरों की जरूरत है। वीरों का मतलब सेना होना नहीं होता है, पुरुषार्थ होना होता है, और इसी पुरुषार्थ से, ऐसे वीरों के पुरुषार्थ से ही ऐसे कहानियों का लेखन, ऐसे पात्रों का निर्माण बंद होगा। अगर यह वीरों का कैसा हो बसंत वैसे वीर जागृत हो जाएंगे तो हर घर में बसंत खिल जाएगा, हर स्त्रियों के मन में बसंत जागृत हो जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्र धर्मिता और स्त्री धर्मिता दोनों को मिलाना होगा, और दोनों को मिलाकर हमें उनके स्त्री विमर्श को मुखरता से सामने लाना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। और जितने भी हिंदी से भी संस्थाएं हैं, उनको इस पर विशेष कार्य कर समाज को जागरूक करना पड़ेगा कि यह जो स्थिति उस समय उन्होंने लिखा, और अगर इस पर विमर्श होता तो आज स्थितियां वैसी नहीं होती। लेकिन आज घर घर में तलाक की स्थिति है, आज घर घर में स्त्री से विमर्श, पुरुष अलग जगह जा रहे हैं, ये सारी चीजें आज भी हैं और व्यापकता में हैं। तो हमें साहित्यकार होने के नाते इस पर विशेष विमर्श करना होगा, और सुभद्रा कुमारी चौहान को तभी मूल श्रद्धांजलि और उनके जन्म उत्सव का आनंद हम तभी मना पाएंगे जब उनके इस
सूक्ष्म विमर्श को, इनकी इस विमर्श के, इन कहानी के पीछे उनकी जो सूक्ष्म भावना है कि ये परिस्थितियां समाप्त हो, उसको लेकर आएंगे, तब हम इन आनंद उत्सव के रूप में उनके जन्म उत्सव को मना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि हम इस पर आगे बढ़े, और राजभाषा विभाग का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर विमर्श के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी आवाज क्या? ओके। अभी हमारे बीच डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना, सुभद्रा कुमारी चौहान पर अपना वक्तव्य दे रही थी। उन्होंने उनकी कई रचनाओं की भी चर्चा की है। अंगूठी की खोज, विरोध, अभियोक्ता आदि कहानियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राष्ट्र धर्मिता एवं स्त्री धर्मिता पर कार्य करने की आवश्यकता है और हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। सचमुच उन्होंने उस साहित्यकार के बारे में लिखा है जिनके बारे में यह कहा जाए, बूंद बूंद लहू दे अपना सींच गए जो हिंद चमन, जब तक यह कलम रहेगी याद करेगा उन्हें। मैं डॉक्टर रीता सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आरसी प्रसाद सिंह पर अपना वक्तव्य दें। हेलो जी प्रमोद जी, जी आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है। नमस्कार जी जी, सबको मेरा अभिवादन। आज के इस वेब आधारित समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि श्री सत्यनारायण जी, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति श्री अनिल कुमार लाल जी, उप निदेशक राजभाषा विभाग, डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना, समारोह के कुशल संचालक तथा राजभाषा विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी एवं आभासी मंच से जुड़े हुए सभी विद्वान श्रोतागण, देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष अवसर पर वक्ता के रूप में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के पदाधिकारी गण के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आज हिंदी साहित्य की दो महान विभूतियां, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान और कवि आरती प्रसाद सिंह की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। जयंती के पावन अवसर पर मैं इन दोनों विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान, जैसा कि अभी उन पर चर्चा चल रही है और रीता जी ने भी बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है कि राष्ट्रीय चेतना की सजग कवित्री हैं। इनकी काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। सुभद्रा जी के नाम मात्र के स्मरण से ही झांसी की रानी जैसी रोमांचक कविता का स्मरण हो आता है। स्वतंत्रता आंदोलन के युग में वर्षों तक कवित्री की झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत जैसी कविताएं देश में युवक और युवतियों के हृदय को आंदोलित करते रही हैं और आज उनके गद्य साहित्य पर विदुषी रीता सिंह ने विस्तार से प्रकाश डालकर एक नया आयाम का दिग्दर्शन कराया है। वे प्रख्यात गद्य लेखिका भी हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन वर्तमान स्त्री विमर्श
का अंकुर उनके साहित्य में देखना ये बिल्कुल नई दृष्टि है। इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। और दूसरे मनस्वी हैं महाकवि आरती प्रसाद सिंह, जिन्हें रूप, यौवन और प्रेम का कवि माना जाता है। और इनकी भी चर्चा मात्र से ही उनकी कविता जीवन का झरना स्मृति में आ जाती है। यह एक कविता नहीं है, एक जीवन संदेश है जो हर आदमी को प्रभावित करता है। कविता है, कहते हैं जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, तो फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे, निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है, बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौन से मदमाता, लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, जीवन चलता ही रहता है। सचमुच जीवन चलने का ही नाम है। जीवन का झरना आरती प्रसाद सिंह की प्रेरणादायी कविता है, जिसमें उन्होंने जीवन की तुलना झरने से करते हुए उसे निरंतर गतिशील रखने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार गतिशीलता ही झरने के सादृश्य जीवन का अस्तित्व है। जिस दिन उसकी गतिशीलता रुक जाएगी, उस दिन मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के जीवन के साथ ही कुछ ऐसी ही बात है, झरने की तरह चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। तो आरती बाबू ने अपने जीवन में भी चरितार्थ किया था। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती रहीं, चुनौतियां उनकी परीक्षाएं लेती रहीं, किंतु उन्होंने निराशा को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। एक सच्चे योद्धा की तरह साहित्य साधना के पथ पर निरंतर लीन रहे। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के महाकवि आरती प्रसाद सिंह की लेखनी अनेक कष्टों और परेशानियों के बीच रहते हुए भी आबाद गति से जीवन भर चलते रही है। जैसा कि अभी प्रमोद जी ने विस्तृत जानकारी दी कि 1911 में उनका जन्म हुआ था और 1927 से जब वे मात्र 16 वर्ष के किशोर थे, वे कविताएं लिखने लगे थे और तब से 1996 तक वे अविराम गति से साहित्य सृजन में लगे रहे। 1996 में उनका निधन हो गया। उनकी कृति भारत सावित्री तारामंडल प्रकाशन पटना के द्वारा उनके लोकांतरण के कुछ ही महीने पूर्व वर्ष 1996 में ही प्रकाशित हुई थी। आरती बाबू दूसरा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहार के बागमती नदी के किनारे एरौता गांव में उनका जन्म हुआ था। यह गांव कविवर आरती बाबू की जन्मभूमि और कर्म भूमि भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक गांव में रहकर भी साहित्य सृजन किया है। इसलिए इसका नामकरण वर्तमान में आरती नगर एरौत कर दिया गया है। महात्मा गांधी के आह्वान पर विश्वविद्यालयी शिक्षा का परित्याग कर वे देश की स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े और उन्होंने स्व अध्याय के बल पर हिंदी एवं संस्कृत का गहन ज्ञान अर्जित किया और कोशी कॉलेज खगड़िया में सन 1948 में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। 1951 में वे वहां से विरमित होकर गांव चले आए। इनकी गणना बिहार के
श्रेष्ठ कवियों में होती है। छायावाद के तृतीय उत्थान के कवियों के बीच आरसी बाबू रूप, यवन और प्रेम के कवि के रूप में विख्यात हैं। इस महाकवि ने बाल काव्य, कथा काव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियां सहित अनेक रचनाएं हिंदी और मैथिली साहित्य को समर्पित किया है। इनकी रचनाओं को काव्यगत ऊंचाइयों के साथ साथ पठनीयता की दृष्टि से भी लोकप्रियता प्राप्त है। आरसी बाबू हिंदी और मैथिली के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनकी रचनाएं बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ी जाती हैं। उन्होंने कभी परवशता स्वीकार नहीं की और उम्र भर नियंत्रण के खिलाफ आक्रोश जाहिर करते रहे। उनके व्यक्तित्व में प्रारंभ से ही स्वतंत्र भाव के चिन्ह परिलक्षित होते हैं। प्रसंगवश कुछ घटनाओं का मैं यहाँ जिक्र करूंगी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे जब साहित्य लेखन की ओर प्रवृत्त हुए तब उनकी साहित्यिक रुचि से प्रभावित होकर श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ने उन्हें युवक समाचार पत्र में लेखन का अवसर दिया। बेनीपुरी उस समय युवक के संपादक थे। युवक में प्रकाशित अपनी रचनाओं में आरसी बाबू ने कुछ ऐसे क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग किया कि तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। इस उनसे जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें कही गई हैं इस घटना के अतिरिक्त, जो उनके स्वतंत्र स्वभाव और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति की प्रतीति कराती है। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, उनकी कविता आम का पेड़ सितंबर 1947 में लहरियासराय दरभंगा में बालक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई। यह कविता पुरस्कृत भी हुई और इस घटना के बाद बाल कवि आरसी प्रसाद ने उत्साहित होकर कुछ और कविताएं लिखी, किंतु इन कविताओं का विषय वस्तु काफी बदला हुआ था। ये श्रृंगार रस की कविताएं थी। उच्च विद्यालय में अध्ययन करते हुए आरसी बाबू ने छायावादी शैली में प्रेम और यौन संबंधी मधुर भावों की अभिव्यक्ति वाली कविताएं लिखी थी। ये छात्रावास जहां आरसी बाबू थे, वहां जब उनके हिंदी के शिक्षकों ने इस कविता को पढ़ी तो अत्यंत क्रोधित हुए और इनके पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने आरसी बाबू की अच्छी खबर ली, बहुत खरी खोटी सुनाई और इस घटना से कहते हैं वे इतना क्षुब्ध हुए कि छात्र जीवन का परित्याग कर वे गांव चले गए और साहित्य चिंतन में लग गए। एक और घटना इसी तरह की उनके बारे में कही जाती है कि 1956 से 1958 तक जब आरसी बाबू आकाशवाणी लखनऊ तथा आकाशवाणी इलाहाबाद में हिंदी कार्यक्रमों के अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे, इस दौरान आकाशवाणी के ही एक अधिकारी हमेशा उन पर हावी रहते थे। एक दिन उन्होंने एक कागज पर लिखा, आरसी बाबू ने, अमर चेतना का कलाकार शिल्पी पराधीन होना नहीं चाहता। यह लिखकर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसे शख्सियत थे आरसी बाबू। 40 के दशक में जयपुर नरेश महाकवि को राजकवि के रूप में अपने यहाँ सम्मानित करना चाहते थे। आज हम सम्मान के भूखे हैं और कहीं भी चले जाते हैं, और एक ऐसा कवि जिसे एक नरेश अपने यहाँ सम्मानित करना चाहता था। उन्होंने आरसी बाबू किया, इसके लिए काफी अनुनय भी नहीं किया, परंतु आरसी बाबू चारण वृत्ति तथा राजाश्रय को उन्होंने ठुकरा दिया और नहीं तैयार हुए वहां जाने के लिए। उन्हें पुरस्कार मिला अपनी रचनाओं के आधार पर। जैसा कि प्रमोद जी ने भी बताया कि साहित्य अकादमी से वे सम्मानित हुए थे। राजभाषा विभाग से उन्हें 10,000 रुपए की राशि दी गई थी। उनकी रचनाओं की स्तरीयता को देखते हुए और
मैथिली अकादमी के द्वारा भी वे पुरस्कृत हुए थे। वे साहित्य सृजन के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से भी अत्यंत जागरूक, सक्रिय और निर्भीक अभिव्यक्ति देने वाले थे। उन्होंने अपनी लेखनी से नेताओं पर भी कटाक्ष किया है। स्वतंत्रोत्तर भारत में नेता और खादी की बदहवाली से हम में से कोई अपरिचित नहीं है। इस पर व्यंग करते हुए आरसी बाबू ने लिखा था बहुत पहले, बरसाती मेढक से फूले पीले पीले गदराए, गांव गांव में लाखों नेता खद्दर पोश निकल आए। तो ये उनकी दृष्टि थी, ये उनकी शैली थी। और आज जो हमारे चिंतन में सबसे ज्यादा जो विषय आ रहा है और बुद्धिजीवियों की सजगता है जिसके प्रति, वह है पर्यावरण चिंतन। और पर्यावरण के प्रति उन्होंने बहुत पहले अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। पेड़ों की जो अवैध कटाई हो रही है उससे वे अत्यंत मर्माहत थे। और एक जगह उन्होंने कहीं लिखा था, आज अरण्य रुदन कर रहा है पर उसका रुदन कोई नहीं सुनता। अरण्य का रुदन कोई सुनता तो उस पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता। तो ये विचार थे पर्यावरण के संदर्भ में। और उनके संबंध में भी अनेक विचारों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक आलोचकों ने बहुत ही अच्छा और सम्मानित वक्तव्य दिया था। जैसा कि अभी मंच से कहा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में कहा था, सचमुच यह कवि मस्त है, सौंदर्य देख लेने के बाद यह बिना कहे नहीं रह सकता, भाषा पर यह सवारी करता है। या आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री इनके संबंध में लिखे हैं कि बिहार के 4 तारों में वियोगी के साथ प्रभात और दिनकर के साथ आरसी को याद किया जाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार पद्मश्री अमृतलाल नागर ने भी इनके संबंध में कहा है, उन्हें जब भी देख लेता हूँ दिल खुश हो जाता है। आरसी में मुझे प्राचीन साहित्यिक निष्ठा के सहज ही दर्शन होते हैं। प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह आरसी जी की एक कृति नंददास के संबंध में लिखा है, रोमांटिक कवियों में कुछ कवि आगे चलकर अध्यात्मवाद की ओर मुड़ गए और आरसी भी उनमें से एक हैं। आरसी बाबू ने विपुल साहित्य की रचना की है। कॉलेज के दिनों से ही आरसी बाबू की कविताएं हिंदी की श्रेष्ठ पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। 1937 में उनकी आजकल नामक लंबी कविता पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई, किंतु उनकी श्रेष्ठ कविताओं का संग्रह कलापी 1938 में ग्रंथमाला कार्यालय पटना से बड़ी सज-धज के साथ निकला। कलापी 1930 से 38 की कविताओं का संग्रह है। इसकी कविताओं ने समय समय पर कवि को रिझाया है। कवि लिखता है, प्रेम आया था किसी दिन नाश का संदेश लेकर, विश्व की अनुभूति सी मैंने सकल भावभूति देकर, अश्रुहीन इतिहास जग का वेदना सर्वस्व जीवन, वह चला विरही हृदय को चीर कर पावस समीकरण। अजंता प्रेस पटना से प्रकाशित कवि का प्रेम गीतों का संग्रह है, जिसमें उनकी सांगीतिक चेतना व्यंजित हुई है। उनके गीतों में लोक जीवन का मार्मिक स्पर्श है और उनमें मानव को मार्ग पर अग्रसर करने का संकेत भी। मुख को आनंद स्वर दे, अंध दृग में ज्योति भर दे, जड़ हृदय को तरल कर दे, जननी बीणा पाणी भर दे। कवि द्वारा रचित संजीवनी 9 सर्गों तथा 75 पृष्ठों का खंड काव्य है। इस कृति का मूल स्वर सामयिकता को प्रेरणा देने वाला है। तारामंडल से ही प्रकाशित कवि का कुंवर सिंह एक प्रबंध काव्य है। इसमें कुल 202 पृष्ठ हैं और 14 सर्गों में यह विभाजित है। कृषि संस्कृति का भारतीय समाज, परिवार एवं परिवेश का यह भव्य नमूना है।
1990 में प्रकाशित कवि की रजनीगंधा 158 पृष्ठों में रची गई छंद मुक्त रचनात्मक कविता है। यह कृति छायावादोत्तर कविता के क्षेत्र में नई धारा का पहला प्रबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार खड़ी बोली में हरिऔध का प्रिय प्रवास, आरसी बाबू का काव्य अप्रतिम रागात्मकता, भावावेश की सबलता, अनुभूति की तीक्ष्णता आदि गुणों से परिप्लावित है। भाषा सौष्ठव, शब्द विन्यास, अर्थ व्यंजना, बिंब विधान, अलंकार निरूपण आदि उपकरणों से युक्त उनका काव्य बिहार ही नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। बाल कविताओं में तो उनका स्तर और भी ऊंचा है। कलम और बंदूक, सोने का झरना, जगमग, बाल गोपाल आदि कवि की कृतियां बाल साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। इस तरह आरसी बाबू अनास्था एवं कुंठा के इस युग में उत्साह, प्रेम एवं प्रेरणा देने वाले विशुद्ध साहित्यिक मनस्वी हैं। लोकहित की भावना उनके साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है। आरसी बाबू को छल, प्रपंच, तिकड़मबाजी जरा भी पसंद नहीं थी। वे सबके प्रगति के अवसरों के समान रूप से अभिलाषी थे। वे संकरे दायरे में कभी नहीं बंधे। उनका विचार लोक व्यापक है। उनके काव्य चिंतन में भाव सौंदर्य का मधुर प्रकाश है और अनुभूति का अक्षय प्रवाह है। उन्हें सुमन और उसके सौंदर्य से प्यार है। रसवंती उनकी अपनी वस्तु है। उनकी वाणी में जीवन का संस्कार है। सरलता, माधुर्य एवं संगीत उनके गीतों के विशेष गुण हैं। उनके गीत कल्पना प्रधान होते हुए भी अनुभूति की गहराई में नितांत स्पष्ट हैं। ऐसे विभूति आरसी प्रसाद जी को जयंती के इस पावन अवसर पर हमारा सतत नमन। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, आरसी प्रसाद सिंह पर अपना वक्तव्य दे रही थी। उन्होंने उनकी कई रचनाओं की चर्चा भी की है। भाषा शैली, अलंकार, निरूपण आदि बहुत विषयों पर उन्होंने बतलाया है जो हमारे लिए काफी हितकर है। जीवन का झरना से संबंधित उन्होंने जो कविता बताई, पंत जी ने भी लिखा, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। आरसी बाबू ने लिखा है, सुंदरता अभिशाप विश्व का, सुंदरता वरदान प्रिय, इस क्षण भंगुर सुंदरता पर मत करना अभिमान प्रिय। आज हमारे बीच डॉक्टर उषा सिंह जी आई और उन्होंने अपने वक्तव्य से हमें काफी लाभ पहुंचाया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। वैसे विदुषी प्राध्यापिका विभागाध्यक्ष को बार बार धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति आ गई हैं। यद्यपि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन यह साहित्य प्रेम है जो उनको खींच कर लाया है और वे राष्ट्रीय भावना से काफी ओतप्रोत रही हैं। सुनने में यह आता है कि पहले जब वीर पुरुष लड़ाई के लिए जाते थे तो उनकी पत्नियां कहती थी कि यदि तुम्हें पीठ पर तीर का निशान देखूंगी तो दरवाजा बंद मिलेगा, सीने पर अगर तीर का निशान होगा तभी दरवाजा खुला मिलेगा। क्षत्रानियों के हक में सबसे बड़ा गौरव यही, सजा कर पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही
वैसे ही वो यशस्विनी कवयित्री डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। आप सभी को सादर नमस्कार। आदरणीय आज के इस सुभद्रा कुमारी चौहान और आरसी प्रसाद सिंह, दो विभूति साहित्यकारों की जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और सहायक निदेशक महोदय श्री अनिल लाल जी, मेरी दो मित्र डॉक्टर उषा सिंह जी और डॉक्टर रीता सिंह जी, देखकर एक आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। आप दोनों को भी नमस्कार, स्वागत। और इस मंच का बहुत ही एक विद्वतापूर्ण संचालन कर रहे हमारे राजभाषा पदाधिकारी, साहित्य प्रेमी डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। हमारी दो मित्रों ने बड़े ही विस्तार पूर्वक, और दोनों ही विदुषी हैं, उन दोनों ने विस्तार पूर्वक सुभद्रा कुमारी चौहान और आरसी बाबू के बारे में सभी को बताया और अपने वक्तव्य से सबको प्रभावित किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो आइए कुछ चर्चा मैं भी कर देती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे कुछ खास नहीं बोलना। प्रमोद जी की आवाज सुन के मेरे साहित्य प्रेम को एक बल मिला। वायरल इन्फेक्शन से पीड़ित बुखार से तैयार होकर भी मैं लेट रही थी, बहुत कमजोरी लग रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं दो मित्राणियों से मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ, कम से कम उनको देख पाऊंगी। विशेषकर रीता जी से बहुत दिनों के बाद इस आभासी मंच पर ही सही भेंट हो रही है और बहुत प्रसन्नता है। रीता जी को विशेष नमस्कार, मेरे मित्र हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बात करूं तो उनके काव्य में, उनकी कथाओं में एक वात्सल्य है, एक वीर रस की प्रधानता है, तो वहीं पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं की का संगम बहुत ही अच्छी तरह दिखता है। वो स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और पूर्ण भारतीय परिवेश में जिस समय सरोजनी नायडू थी और सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। जब वो कहती हैं कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे और मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि तुम मुझे माँ बंसरी 2 पैसे वाली और किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तो यह हर बच्चे का सपना होता है। मेरे द्वार पर भी कदम का पेड़ था और मैं भी बच्ची थी और इस कविता को जब मैं रट्टा मारकर पढ़ती थी तो यही लगता था कि मैं भी कृष्ण हो जाऊं और कदम के डारे नीचे हो जाए। तो ये वात्सल्य रस जो टपकता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में, वही उनकी सबसे लोकप्रिय कविता कहूंगी कि जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भृकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। मुझे जब मैं इन कविताओं को पढ़ती हूँ या कोई भी पढ़ता है जिसमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा है,
और इस लंबी कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आप किसी भी शब्दों को इतना चयनित ढंग से उन्होंने लिखा है कि उसे हटा नहीं सकते। इससे कविता की खूबसूरती हटेगी। उनकी एक और कविता की अगर मैं बात करूं, आ रही हिमालय से पुकार, है उदती गरजता बार बार, प्राची प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हमारे विदुषी मित्र ने भी इसकी चर्चा की कि वीरों का कैसा हो बसंत। इस प्रश्न के जरिए वो देश के युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, देश के युवाओं को ललकार रहे हैं कि तुम जिस राग रागिनियों में डूबे हुए हो, जिस राग रंग में डूबे हुए हो, वह तुम्हारा देश अभी तुमसे जो कुर्बानियां मांग रहा है, तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारा बसंत कैसा होना चाहिए। बसंत ऋतु में सारे रंग आ जाते हैं, सारे पुष्प खिल उठते हैं, प्रकृति नाच उठती है। तो उस प्रकृति, उस देश और उस देश की प्रवृत्ति को बचाने के लिए वो ललकार रहे हैं, वीरों का कैसा हो बसंत। ये कविता इनकी बहुत मशहूर रही। कथाकार, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी, एक ऐसी महिला जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया और वो लड़ती रही। उन्हें झांसी की रानी ने एक उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। हालांकि उनकी अगर हम बात करें तो खिलौने वाला, इसका रोना, जीवन फूल, झिलमिल सितारे, कोयला, नीम, तुम, राखी, फूल के प्रति, कुट्टी, मधुमय प्याली, ठुकरा दो या प्यार करो, ये कथानक भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, प्रख्यात रहे हैं। अब आप देखें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन पारिवारिक भी है, राष्ट्रवादी भी है, सामाजिक भी है, साहित्यिक भी है, और इतनी सारी जिम्मेदारियों को लेकर और इतनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करके उन्होंने एक विपुल भंडार साहित्य का, लेखन का इस देश को अवदान में दिया। और 1948 में उनकी मृत्यु होती है, उनका देहावसान होता है और 47 में देश आजाद हो जाता है। मैं देखती हूँ कि हमारे बिहार की ज्यादातर विभूतियां अगस्त माह में पैदा होते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान भी 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद के निकट इनका जन्म होता है। हमें सुभद्रा कुमारी चौहान में स्वयं की तलाश करनी चाहिए और अपने ऊपर सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह एक जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति मेरा क्या अवदान होना चाहिए। परिवार के प्रति तो हम समर्पित होते ही हैं, लेकिन बाकी जिम्मेदारियां भी हमारी ही हैं। देश हमारा है, हम देश के हैं। तो राष्ट्रवादी विचारों से हम प्रभावित हों। ऐसी विभूति को और उनकी पुण्य स्मृति को, जो सारी स्त्रियों के लिए एक विमर्श का विषय ही नहीं है, बल्कि सारी स्त्रियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, उनकी स्मृति को मैं शत शत नमन करती हूँ। और आइए अब हम बिहार की एक और विभूति आरसी प्रसाद सिंह जी की बात करते हैं। अरावत में जन्म होता है। 1911 में नेपाली जी भी जन्मते हैं और 1911 ही आरसी प्रसाद जी की भी जयंती है। बाबू साहब कहे जाते थे अपने क्षेत्र में। इन्होंने जीवन में कभी साहित्य के लेखन के साथ स्वाभिमान का जीवन जिया, चाटुकारिता नहीं की। राजनीति तो की, राजनीति में सक्रिय रहे, पर मेढक सदृश नेताओं को जो खद्दर पोश बनकर या सफेद खद्दर की कपड़ों के नीचे मेढक की तरह पीले पीले
और जिस तरह उन्होंने कहा बरसाती मेढक की तरह उभर आते हैं ये नेता, तो कटाक्ष भी वो नेताओं पर करते हैं, लेकिन देश से प्रेम भी करते हैं। और जीवन के प्रति उनका कितना सार्थक नजरिया है। जहां जीवन के संघर्ष को वो समझाते के हैं, वही जीवन की सार्थकता को भी समझाते हैं और बड़ी सहजता के साथ बताते हैं। हमारे जीवन में भी जब उतार चढ़ाव आता है तो हम असमंजस की स्थिति में पड़ते हैं, तो आरसी बाबू की ये कविता याद आती है कि ये जीवन क्या है, झरना है, निर्झर ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों कोरों से चल रहा राह मनमानी। तो हमारे भीतर एक आत्म संतोष और एक संतुष्टि की भावना आती है, इस एक संघर्ष की प्रेरणा आती है जो आरसी बाबू हमें देते हैं। उनके बहुत ही चर्चित उपन्यास सूर्यमुखी को साहित्य अकेडमी ने पुरस्कार दिया और उनकी सारी कृतियों को माटी के दीप हो, चाहे मैथिली हो, हिंदी हो, सबके नाम लेने में बहुत समय लगेगा, तो भी मैं कुछ नाम लेती हूँ कि आजकल कलापी, संचयिता, ये सब ऐसी शब्दों का चयन और कथानक और कथा का चयन, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, ये सब उत्कृष्ट रचनाएं हैं जो आरसी बाबू ने की और जीवन पर्यंत रचना करते रहे। स्वाभिमान को जीवित रखा, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे बिहार की विशेषता भी रही है। जागरूकता के लिए वो सदैव लड़ते रहे और सबको यह प्रेरणा देते रहे कि जीवन में कभी भी राजाश्रय अगर मिलने को भी आ जाए तो उस राजाश्रय को हमें ठुकरा देना चाहिए, क्योंकि राजाश्रय हमारे स्वाभिमान को खत्म कर देता है, हमारे भीतर की आत्मा को मार देता है, हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्माभिमान को और हमारे जीवन के गर्व करने लायक चीजों की समाप्ति हो जाती है अगर हम राजाश्रय में जाते। तो राजाश्रय को उन्होंने ठुकराया और एक शेर की भांति उन्होंने जीवन जिया। लेखन, राजनीति, समाज, सोच, जीवन का संघर्ष और जीवन की सहजता की प्रेरणा देने वाले आरसी बाबू का जीवन भी हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम बहुत खुशनसीब हैं, मैं और मेरी पीढ़ी को, कि इतने सारे हम लोगों ने, हमको कोई वेद वेदांत भी अगर ना पढ़े तो हमारे बीच ऐसे साहित्यकार आए आधुनिक काल में, भक्ति काल में, कि हम उन्हें पढ़कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और एक सिद्धांतवादी जीवन तो जी ही सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और इन दोनों विभूतियों को और इनके कृतियों को, इनके व्यक्तित्व को, इनके स्वाभिमान को, इनके राष्ट्रवादिता को, इनके परम धर्म को मैं शत शत नमन करती हूँ और आप सभी से विदा भी लेती हूँ। आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद। अभी हमारे बीच डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, हमारे दोनों दिवंगत साहित्यकारों पर अपना वक्तव्य दे रही थी। उन्होंने दोनों विभूतियों की रचनाओं की चर्चा की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कई रचनाओं की चर्चा की है, आरसी बाबू की प्रेरक कविताओं की चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है राजाश्रय हमारे स्वाभिमान को मार देता है। उन दोनों के जीवन से जो हमें शिक्षा मिलती है उन्होंने दर्शाया है। हम काफी प्रभावित हुए, यद्यपि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन साहित्य प्रेम ही उनको खींच कर यहाँ लाया है और स्वाभिमान पूर्वक जो कविता है उनकी, उसे उन्होंने बतलाया। दिनकर जी ने भी लिखा है, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी,
गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन सुधा की मार, नमन उन्हें मेरा शतवार। मैं डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति को सादर आमंत्रित करता हूँ। वाह, आज के आयोजन में उपस्थित राजभाषा विभाग के उप निदेशक आदरणीय अनिल कुमार लाल जी, हमारे बीच दो बहनें हैं जो वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित, और वे हैं डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, और दूसरी हैं डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र विभाग, AN कॉलेज पटना। विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदी प्रगति समिति की उपाध्यक्ष सविता सिंह नेपाली जी, और संचालन कर रहे और कहने दीजिए बहुत सफल संचालन, प्रभावी संचालन करते हैं, वे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, राजभाषा अधिकारी, राजभाषा विभाग। मित्रों, आज तो रचना धर्मियों का को हम याद कर रहे हैं, उनकी जयंती। एक हैं हमारे आरसी प्रसाद सिंह जी और दूसरी सुभद्रा कुमारी चौहान। यह मैं शुरू में निवेदन कर दूं, एक बहुत दुखद बात, हम बिहार वासियों के लिए, जो हमारे बिहार के साहित्यकार, उनके लिए वहाँ उत्तर प्रदेश के आलोचकों में जिनकी एक साख थी, उन्होंने फुटकल कवियों का कह के एक पैराग्राफ लिखा था और उस फुटकल कवि में आरसी बाबू का नाम डाल दिया। पता नहीं इसका क्या याद था कि वो आरसी बाबू फुटकल कवि ने मन एक्स्ट्रा फुटकल, तो यह नजरिया जो है, और खास करके बिहार के बाहर के रचनाकार आलोचकों का यह नजरिया बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और शिव जी ने इस पर, जो शिव जी आचार्य शिव पूजन सहाय, जिन्हें ऋषि कल्प व्यक्तित्व, उन्होंने अपना ऐतराज, अपना गुस्सा प्रकट किया था कि बिहार के रचनाकारों के साथ ऐसा क्यों होता है। और बाद के भी रचनाकार बिहार के, उन पर उतना विचार नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ कवि कथाकार साहित्यकार हैं जिन्होंने कुछ उस तरह के, इस तमाम विरोध के बावजूद उस बीज की तरह है कि धरती फाड़ के पेड़ के रूप में बदल जाता है और अपना होना और अपनी छाया से अपने भावुकों को प्रभावित
प्रभावित करता है, विद्वानों का ध्यान आकर्षित करता है। तो पहले आरसी बाबू पर बात करें, बहुत संक्षेप में कि समय ज्यादा हो चुका है, कि आरसी बाबू की एक कविता है। आरसी बाबू, मुझे कहने दीजिए कि हिंदी की राग दीप्त चेतना, हिंदी की राग दीप्त चेतना विलक्षण और विशिष्ट कवि, इन पर काम कम हुआ है, जो आज भी बहुत कुछ उनके बारे में पर्याप्त जानकारी कविता के संदर्भ में शायद कम लोगों को है। और हम जो बिहार के लोग हैं, हम लोग भी अपनी ऐसे अक्षर पुरुषों को जिस तरह याद किया जाना चाहिए, जो आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए, नहीं दिया। लेकिन इससे उन महानुभावों का कद छोटा नहीं हो जाता। आरसी बाबू उस दौर के कवि हैं, उत्तर छायावाद काल के, और जो काल शायद लोग जितना उत्तर छायावाद काल के कवियों को जो लोकप्रियता मिली, जो जनप्रियता मिली, जो पाठकों का एक विशाल वर्ग मिला, वह उसके पूर्ववर्ती कवियों को नहीं मिल पाया था। और इन लोगों ने हिंदी कविता में अपनी उपस्थिति दर्ज कर यह प्रमाणित कर दिया कि उत्तर छायावाद की कविता और खास करके बिहार के रचनाकार कविता प्रेक्षणीय नहीं है, बल्कि पठनीय है और संरक्षणीय है। मित्रों, खुद आरसी बाबू ने कहा, चांद को देखो, चांद को देखो चकोरी के, चकोरी के नयन से आप एक पाठक के रूप जिस तरह चकोरी मुग्ध होकर चांद को देखती है और तन्मय हो जाती है, वही तन्मयता कविता के पाठक में। तो यह और आरसी बाबू की एक कविता है, शायद जीवन का झरना तो लगभग सबको मालूम है, हम लोग ने उसको कोर्स में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। एक कविता उनकी है, एक लड़का जो किशोर वय में भी प्रवेश नहीं कर पाया, उसका निधन हो जाता है। उस पर आरसी बाबू की एक बहुत मार्मिक कविता है। मरण की नींद में सुख से किसी का लाल सोया, मरण की नींद में सुख से किसी का लाल सोया, अरे तू छेड़ मत इसको, अभी तक लाल सोया, और चरा कर गाय है यार, थका गोपाल सोया। तो यह दृष्टि थी, यह काव्य विवेक था, यह काव्य विवेक और काव्य भाषा, यह आरसी बाबू की विशिष्टता है, उनका काव्य विवेक और उनकी काव्य भाषा। अब आइए सुभद्रा कुमारी चौहान, मुझे कहने दीजिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हिंदी कविता के क्षेत्र में अगर महादेवी वर्मा जी के बाद, महियसी महादेवी वर्मा के बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो पहला नाम होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का। और
वह एक झांसी की रानी जो उनकी कविता है। आइए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको भी स्मरण आ जाए। तो उसमें था कि बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। और वो बीच में उनके पति का देहांत हो गया, तो उसी में उसी संदर्भ को सामने लाते हुए सुभद्रा जी लिखती है कि तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, और रानी विधवा हुई जिसको भी दया नहीं आई। तो बुझा दीप डलहौजी का, बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में इतराया, और राज्य हड़प करने का उसने जब मौका अच्छा पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा ठहराया, और लावा इसका वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। और अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई रानी, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी हुई रानी। यह कविता अमर कविता है, और इसमें अपने साथ साथ अपने रचनाकार को भी हम रख। तो यह झांसी तो सुभद्रा कुमारी चौहान कविता, तो आइए उनका स्मरण करता हूँ। और एक बहुत कहिए एक मार्मिक कविता है। सुभद्रा जी लिखती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, और नंदन वन से तिलक उठी, तब छोटी सी कुटिया में माँ हो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, और खुश मुख में कुछ लिए हाथ मुझे खिलाने आई थी। यह कम दृष्टि जाती है, ऐसे मार्मिक छोटे छोटे प्रसंग हैं ये, लेकिन हमारी दृष्टि कम जाती है। साहित्यकारों की जो विशेषकर जो आलोचक उनकी भी दृष्टि कम जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी दृष्टि कम जाने से कहीं उनके काव्य व्यक्तित्व में कमी आती है, कहीं उनका कद छोटा हो जाता है, तो कद उनका बड़ा है रहेगा। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति को नमन करता हूँ। और आरसी बाबू हमारे बिहार की, और अपने छायावाद काल के, उत्तर छायावाद काल अत्यंत प्रसिद्ध और विलक्षण कवि। इसलिए अब और न करके मैं इन दोनों को इस स्मृति को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात सुनी। नमस्कार। अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। वे कविताओं के सागर कहे जाते हैं। उन्होंने सार गर्भित वक्तव्य दिया है आरसी बाबू पर।
सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब भागी, और मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उनकी याददाश्त इतनी पक्की है कि वे काफी कविताओं का संग्रह कर चुके हैं। वे बिहार गीत के रचयिता हैं और सबसे ज्यादा खुशी इस बार हुई कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह में गांधी मैदान में इस बार भाग लिए हैं, और जहां हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा था उस समारोह में जाकर उन्होंने शिरकत की। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे ही यह कार्य सौंपा गया है। आज हम दो दिवंगत साहित्यकारों की जयंती मना रहे हैं। इस समारोह की अध्यक्षता किए हैं श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। ये बिहार गीत के रचनाकार हैं। इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से दोनों साहित्यकारों के बारे में जानकारी दी है। ऐसे साहित्य प्रेमी कविवर श्री सत्यनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह की विशिष्ट अतिथि एवं हिंदी प्रगति समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर सविता सिंह नेपाली, जो एक कुशल गायिका भी हैं, उन्होंने आज के समारोह में अपनी विद्वता का परिचय दिया है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में दो विदुषी वक्ता जुड़ी हैं, डॉक्टर उषा सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, जिन्होंने आरसी प्रसाद सिंह पर बड़ी कुशलता से अपना वक्तव्य दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी विदुषी वक्ता डॉक्टर रीता सिंह, विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, एन कॉलेज पटना, ने सुभद्रा कुमारी चौहान पर अपना ओजस्वी वक्तव्य देकर हमें कृत किया है। सच ही कहा गया है, यत्र नार्यस्य पूजयन्तु नमन्ते तत्र देवता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तीन विदुषी महिलाओं वक्ताओं ने वीरांगनाओं की भूमिका निभाई है। आप समूह को पुनः धन्यवाद। हमारे निदेशक श्री सुमन कुमार के मार्गदर्शन में यह कार्य संपन्न होता है, अतः उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वागत भाषण करने वाले हमारे विभाग के विद्वान उप निदेशक को भी उनकी विद्वता एवं सहभागिता हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समारोह से जुड़ने वाले तमाम विभागीय पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सुधी श्रोतागण को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में सभी महानुभावों एवं सरस्वती समान महादेवियों को बार बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।